जब लोग पूछेंगे कि इतने लोग काफी नहीं, तो मैं कहूंगा कि इंकलाब के लिए एक शख्स भी काफी है, बशर्ते कि वो ईमानदार हो। तो आप तो इतने लोग खड़े हैं, तो उनके भी हिस्से की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जब इस मुल्क में जंगे आजादी लड़ी जा रही थी तो पूरा मुल्क सड़कों पर नहीं था। इस इतिहास को भी यहां से दोहराने की जरूरत है। बहुत सारे लोग थे जो चुपचाप अपने घरों में बैठकर इंतजार कर रहे थे। गुलाम रहा भारत तो उसमें जी लेंगे, आजाद हुआ तो उसमें जी लेंगे। वो चुपचाप तमाशा देख रहे थे। और बहुत सारे लोग वो भी थे जो अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे, माफी मांग रहे थे। लेकिन थोड़े से लोग वो थे जो कुर्बानियां दे रहे थे, फांसी के तख्ते को चूम रहे थे, गोलियां खा रहे थे, सड़क पर लड़ रहे थे। लेकिन जब मुल्क आजाद हुआ तो सब आजाद हो गए, वो भी जो गुलामी में जी रहे थे और वो भी जो चुपचाप दूर बैठकर तमाशा देख रहे थे। फर्क केवल इतना होता है, आपको और हमको अपनी जगह चुननी है। उन तानाशाहों के दरबार में जाकर झुक जाए या चुपचाप अपने कमरे में बैठकर तमाशा देखें, या जुनून सामने ला करके ऐसे दीवानों की भीड़ में शामिल हो जाएं कि गलत को गलत बोलेंगे और सही के लिए लड़ेंगे। आप सोचिए, एक प्रोफेसर को क्यों तैयार किया जाता है। अभी वेद भाई ने एक तो इतना इंटरव्यू यहां से ले लिए, ज्यादा माहौल तो बिहार ने बना दिया और मैं इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूं। मुझे भी असल में पता नहीं था कि मेरी नौकरी छीन ली जाएगी तो कितना फर्क पड़ेगा लोगों को, ये हमें नहीं पता था। हमें इस बात का अंदाजा नहीं था कि लोग उस पर कोई प्रतिक्रिया भी देंगे कि नहीं। लेकिन मैं आज इस पटना कॉलेज के मैदान से देश भर के उन हजारों लोगों को सलाम करना चाहता हूं जो आज की तारीख तक 500 से ज्यादा जगहों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे चुके हैं, प्रोटेस्ट कर चुके हैं, सड़क पर उतर चुके हैं। ऐसे तमाम लोगों ने मिल करके हमें हिम्मत दी है। हमने कहा कि बिना किसी ऐसे लाग लपेट के अगर विचारों को इतना साथ मिल सकता है तो क्यों ना एक मुहिम छेड़ दी जाए। अगर इस देश में इतने लोग भी अगर जागरूक और ताकतवर हैं तो फिर इतने लोग तो बहुत हैं किसी भी तरह का बदलाव लाने के लिए। और इसलिए हिम्मत मिली। निराश तो मैं भी हुआ। और मेरे कलीग का आपने इंटरव्यू सुनाया, वो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे थे। अच्छा, वो तो इंटरव्यू बोर्ड में बैठे थे इसलिए बहुत कुछ कह नहीं सकते। मैं तो इंटरव्यू से ढकेल के बाहर कर दिया गया हूं, तो जो नहीं कहना है वो भी बताऊंगा लोगों को। उन मूर्खों को इतना नहीं पता था कि अगर तुम्हें मुझे कंट्रोल करना था तो मुझे बुलाकर नौकरी दे दिए होते, मैं चुप हो गया होता। उन्हें यह पता ही नहीं कि आप हमें नौकरी न देकर हमारी बेड़ियों से आजाद कर दिए। अब तो हम खुल करके तुमको ललकारेंगे और तुम्हारे काले कारनामों को जनता को चल करके बताएंगे। क्या होता है उस इंटरव्यू में। मैं इंटरव्यू बोर्ड में गया तो वहां सारे लोग जानने पहचानने वाले, जो इंटरव्यू लेने आने वाला सब जानते पहचानते, जितना नहीं जानना चाहिए उससे ज्यादा जानते थे। यही तो मुश्किल थी, क्योंकि वो जेब में पर्ची लेकर आए हुए थे। और जैसे ही मैं पहुंचा, मुझसे कहा गया कि आइए बैठिए, आप तो सबसे पुराने यहां के शिक्षक हैं। मैंने कहा जी। तो कहे कि इस कॉलेज में आपको क्या मिला। मैंने कहा इस कॉलेज ने मुझे गढ़ा है, बनाया है, रचा है, क्योंकि मैं एमए करके 21.5 साल में वहां प्रोफेसर बन गया था। और मैं पहले कभी नहीं बताया, लेकिन अब तो हर जगह बताऊंगा। बहुत सारे लोग उसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में खड़े होकर मंडल आंदोलन का विरोध करते थे, ये कहकर कि यहां पर मेरिट से कंप्रोमाइज हो जाएगा, क्योंकि अगर आरक्षण लागू हो गया तो कम प्रतिभावान लोगों को प्रोफेसर बना दिया जाएगा। तो दुनिया के जो टॉप 100 में 100 के 100 विश्वविद्यालय भारत के हैं, वो नीचे गिर जाएंगे। ऐसी उनकी चिंता थी। ये तो बाद में हम लोगों ने पढ़ा कि दुनिया के 300 टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत का कोई है ही नहीं। यहां रिजर्वेशन तो था ही नहीं रे भाई। तो तुम्हारे विश्वविद्यालय दुनिया की रैंकिंग में क्यों नहीं थे।
असल में वो मेरिट की चिंता नहीं कर रहे थे, उनको डर इस बात का था कि जिसे उन्होंने मां सरस्वती का पावन प्रांगण बनाया था, उसमें अगर इस देश के दलित, पिछड़े, कमेरा, वंचित, शोषित, गरीब के बच्चे पढ़ लिख करके प्रोफेसर बन जाएंगे तो वो विश्वविद्यालय डेमोक्रेटाइज हो जाएंगे, फिर इस देश को बर्बाद कैसे किया जाएगा और गुलाम कैसे बनाया जाएगा। इसलिए वह आरक्षण का विरोध मेरिट के नाम पर कर रहे थे। और मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में मंडल विरोधी आंदोलन के लिए क्रांति चौक बनाया गया था कि हमें बेरोजगार वहां पर लोग नहीं चाहिए, और मंडल विरोधी आंदोलन चला। तो उसी विश्वविद्यालय के लोगों से मेरा एक सवाल है, आज उस विश्वविद्यालय में एक गोल्ड मेडलिस्ट को 100 में 96 नंबर वाले एपीआई वाले को उस नौकरी से निकाला जा रहा है और 100 में 52 नंबर वाले को वहां प्रोफेसर बनाया जा रहा है। बताओ तुम मेरिट की चिंता करने वालों कहां सोए हुए हो? कहीं नाली के गैस से चाय बनाने में लग गए हो क्या? भाई अगर मेरिट की चिंता होगी तो चिंता होगी ना विश्वविद्यालयों की कि खराब मेरिट वाले क्यों प्रोफेसर बनाए जा रहे। और तब वो सारे लोग जो अपने पर्ची लेकर के आते हैं, अब इस इंटरव्यू का खेल समझिए, इस बात को बताना जरूरी है, कोई मेरिट का इम्तिहान नहीं। तो उन्होंने पूछा कि भाई आपको इस कॉलेज से क्या मिला? हमने कहा कि इस कॉलेज ने हमें बनाया है, विश्वविद्यालयों ने हमें बनाया है। और मैं तो किताब एक लिख रहा हूं बाकायदे 14 साल के अपने पूरे जीवन पर, और उसका नाम ही मैंने रखा है ठेके पर प्रोफेसर। और सारा कहानी किस्सा उस किताब में मैं सिलसिलेवार लिखूंगा। और वो कोई खुशी का किस्सा नहीं, इन 14 वर्षों में हमने अपनी आंखों से इन विश्वविद्यालयों को खंडहर बनते देखा है, इसलिए हम उसका किस्सा दुनिया को समझाने के लिए वो किताब लिखना चाहते हैं। और क्यों ऐसा हुआ? मेरे कॉलेज में तो मुझसे डर कर पता नहीं क्यों 14-15 मिनट मेरा इंटरव्यू लिया, मेरे आगे पीछे वालों को तो 2-2 मिनट का इंटरव्यू लिया। आप जाएंगे इंटरव्यू बोर्ड में, आपसे कहा जाएगा कि अपना परिचय दीजिए। अरे परिचय तो तुम्हारे सामने रखा रहता है, फिर भी परिचय दीजिए। और उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा आप किस विषय पर पीएचडी कर रहे हैं बताइए। आप 1.5 मिनट 2 मिनट का इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आपका भविष्य उज्जवल है, आपके ललाट पर दिख रहा है कि एक न एक दिन आएगा जब आप प्रोफेसर बन जाएंगे, फिलहाल हम आपको नौकरी नहीं दे रहे, जाइए आपको शुभकामनाएं। ये इंटरव्यू हो रहा। अब आप सोचिए ना, एक दिन में 100 लोगों का इंटरव्यू लेते हैं वो। 100 लोगों का चेहरा भी याद रहेगा क्या जब आखिरी दिन वो रिजल्ट बना रहे होंगे? रिजल्ट यहां पहले से बन चुका होता है, वहां पर केवल फॉर्मेलिटी करते हैं। मैं बार बार चिंता कर रहा हूं कि वो कहां गए देश के बचाने वाले लोग जो मंडल आंदोलन का, आरक्षण का विरोध करते थे। आपके यूनिवर्सिटीज में बेहद घटिया लोग अब प्रोफेसर बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो जिसकी सेटिंग है, जिसकी रिश्तेदारी है, जो विचारधारा से उनका है, जिसका नाम वहां से है, वो सारे लोग वहां प्रोफेसर बन रहे हैं। मैं तो दावे से कर रहा हूं मेरे प्रिंसिपल की भी सीबीआई जांच कराई जाए कि वो रोज शाम को कौन सी शाखा में जाता है। और मैं एक बात कहता हूं, आप शाखा में जा रहे हो इससे हमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है कि विश्वविद्यालय जिसका नाम ये यूनिवर्सिटी, यूनिवर्स से बना हुआ है, ग्लोबल नॉलेज होता है ना वो, तो अगर कोई शाखा में गया व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय का कुलपति और प्रिंसिपल बन सकता है, तो कोई शाखा विरोधी उस विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि प्रिंसिपल प्रोफेसर बनने की मिनिमम एलिजिबिलिटी में कहीं भी आरएसएस का नाम नहीं लिखा हुआ है। वो तो डिग्री है ना, पढ़ाई लिखाई की मेरिट चेक करनी है ना। क्यों? इससे चिंता किसी को नहीं होनी चाहिए। और एक और बात, इस देश में कभी भी शिक्षा व्यवस्था के लिहाज से कोई स्वर्ण युग नहीं रहा, कोई गोल्डन एरा नहीं रहा। पहले भी जिनकी सरकारें नहीं, उन्होंने भी बहुत घटिया अपॉइंटमेंट किए, उन्होंने भी विश्वविद्यालयों को बर्बाद किया। पहले भी हमारे भी लोग जो सरकारों में होंगे वो भी विश्वविद्यालयों और शिक्षकों को लेकर के क्या नियम बनाते हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कोई स्वर्ण युग नहीं था, लेकिन जितना मिलकर के 60 साल में बर्बादी नहीं की गई होगी, वो 60 महीने की बर्बादी कर दी गई है। अब ये 90 के बाद पहली बार इस देश के गरीब, कमजोर, मजलूम के बच्चे विश्वविद्यालयों तक पहुंच रहे हैं, तो उन्हें केवल खंडहरों वाली इमारत मिलेगी। वहां विश्वविद्यालय का माहौल खत्म हो गया, सिलेबस बदल दिया। और अब मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये लड़ाई केवल मेरी लड़ाई नहीं है, मैं तो इस लड़ाई को आगे आकर इसलिए लड़ना चाह रहा हूं
कि अगर ये बात हम भी नहीं दुनिया को बोलेंगे तो यहां आप तो खैर पटना कॉलेज के पढ़े लिखे नौजवानों, और इसलिए हमने चुना कि नौजवानों के बीच आएंगे। हम और आप ये बात जानते हैं, आप यहां पढ़िए, बीए एमए करके पीएचडी में एडमिशन हो जाए, आपको पता होना चाहिए कि 97% नौजवानों को हायर एजुकेशन मुहैया नहीं हो पाती इस देश में। केवल 3% नौजवान हायर एजुकेशन तक आ पाते हैं। जिस समय हम और आप यहां बैठे हैं उस समय हमारी उम्र का कोई व्यक्ति सड़क पर ठेला खींच रहा होगा, खेत में काम कर रहा होगा, कहीं मजदूरी कर रहा होगा, उसके हाथ तक कलम किताब पहुंची ही नहीं। हम 3% लोग हैं, और रिसर्च अगर एरिया तक जाएंगे या प्रोफेसर बनने तक जाएंगे तो वो 0.5% पॉपुलेशन पूरे देश के नौजवानों की है। तो शिक्षा तो आज यहां पर खड़ी है, और उस तरह के लोगों की बात 0.5% वाली सच्चाई को अगर 99% के समाज को बताया नहीं जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि विश्वविद्यालयों को बर्बाद कैसे किया जा रहा है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई करता था तो वहां कंपटीशन का तैयारी करने वाले लोग हुआ करते थे। 10 बाय 10 का कमरा, जिसमें आदमी और हवा पाने के लिए एक ही रास्ता होता है, कोई खिड़की नहीं, धूप वहां आती नहीं, और चुपचाप उस 10 बाय 10 के कमरे में एक कोने में किचन होता है, एक कोने में बेडरूम होता है, एक कमरे में ड्राइंग रूम होता है, और एक कोने में स्टडी रूम होता है। एक ही कमरे में उनका पूरा घर बसा होता है। ऐसी जगहों पर गरीब कमजोर घरों के लोग निकल करके जब पढ़ाई करने आते तो वहां पर पता चला कि अगर हम वहां पर नई नौकरी मिले तो घर वाले थोड़े ये समझेंगे कि सिस्टम खराब है, वो तो यही सोचेंगे कि हमारा बेटा बेटी खराब है, दुनिया को नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्ही को नहीं नौकरी मिल रही, तुम कहते हो सिस्टम में खराबी है। मेरे घर वाले भी यही कहा करते थे, परमानेंट नहीं हो रहा है, इसी में कोई कमी होगी। ये बात बताइए कि आप अगर कामयाब नहीं हुए तो कौन मानेगा कि सिस्टम खराब है? सब लोग तो यही कहेंगे तुम्हारे में कमी होगी। हम इस देश और दुनिया को बनाना चाहते हैं कि नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम खराब कर दिया गया है। और बहुत लंबी बातें चौड़ी बातें न करके टू द पॉइंट, जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है, जब दुनिया कोविड से लड़ रही थी तो हमारे देश का निजाम आपदा में अवसर ढूंढ रहा था और 3 कानून पास करता है। किसानों की जिंदगी बदलने के नाम पर कृषि सुधार कानून, मजदूरों की जिंदगी बदलने के नाम पर मजदूरों के श्रमिक कानून, और तीसरी थी नई शिक्षा नीति। और सबसे बड़ी बुनियाद यह है, किसानों ने दूर से पहचान लिया कि किसानों सुधार कानून के नाम पर ये जो कानून बना है ये हमारी फसलों और नस्लों को बेच देगा, बर्बाद कर देगा। 13.5 महीने वहां पर डट गए, दिल्ली को घेर लिया, 750 किसान शहीद हुए, मगर अपनी फसलों और नस्लों को बचने से बचा लिया। इस देश के लोगों ने कलम और किताब को बिकने से नहीं बचाया, और शिक्षा नीति बिना डिबेट के, बिना संसद में कोई बहस किए देश में लागू हो गई। केवल 3 क्लॉज बता रहा हूं शिक्षा नीति का। एक क्लॉज कहता है कि पहले यूजीसी बना करती थी, वो फंड देगी, सरकार पैसा देगी, तब विश्वविद्यालय चलेंगे। अब हेफा बना है, हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, लोन लेगा, पटना कॉलेज लोन लेगा हेफा से कि 1 साल का इसका खर्चा अगर 50 करोड़ रुपए का है तो 50 करोड़ रुपया हेफा से पटना कॉलेज लोन लेगा, और अगले 10 साल में किस्तों में इसको वापस चुकाना होगा। तब एक बात बताइए कि कोई भी कॉलेज जब लोन लेगा तो क्या ज्यादा लोन लेना चाहेगा कि कम लोन लेना चाहेगा? आप बताइए। ज्यादा क्यों लेगा? ज्यादा लेगा तो चुकाना पड़ेगा, तो लोन कम से कम लेगा ताकि कम से कम चुकाना पड़े। तो लोन वहां से कम लेगा तो उसके बाद क्या होगा, खर्चा जो होगा उसको कैसे व्यवस्थित करेगा? 2 ही रास्ता है, खर्चा घटाओ और आमदनी बढ़ाओ। तो खर्चा घटेगा कैसे? 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में डाला जाएगा। वेद भाई यूट्यूब चैनल चलाते हैं ना, तो यहां तो कम से कम जागरूक करने के लिए ये लोगों के बीच जाते हैं। तो वो हमारे यहाँ मीडिया में कहा जाता है, अब ये लोग जानते हैं, खबर वो नहीं है जिसको सरकार दिखाना चाहती है, खबर वो है जिसे सत्ता छिपाना चाहती है, उसका काम ये लोग करते हैं। तो इसलिए इन तमाम लोगों को हम कहते हैं वो तो बिक गई है मीडिया, असली ये तो सोशल मीडिया वाले लोग, सोशल मीडिया के असली लोकतंत्र के चौथे खंभे बन गए। अगर ये न रहे तो हमारी बात कौन दिखाएगा? इसी तरह से ऑनलाइन पोर्टल बन जाएगा
और 40% सिलेबस स्वयं ऐप बन गया है। ऐप पर बैठकर घर में पढ़ाई होगी। ये बताइए, ये पटना कॉलेज बंद कर दिया जाए, यहां अंबानी और अडानी का एक शॉपिंग मॉल खोल दिया जाए, गांधी मैदान में लगा था मेला, इतना ट्रैफिक लग गया कि हमको देर हो गई आने में। और अगर यहां पर शॉपिंग मॉल खोल दिया जाए, सोचिए 2-3 उद्योगपति अगर इस सड़क से गुजरता होगा तो वह सब सोचता होगा और मुख्यमंत्री से कहेगा कि कितनी कीमती जमीन यहां खाली पड़ी हुई है, इसको हमको लीज पर दे दीजिए, हम यहां एक मल्टी स्टोरी मॉल खड़ा कर देंगे ताकि विकास दिखेगा आपका। विकास का ये मॉडल बनाया जाए। इसलिए विश्वविद्यालयों की, स्कूलों की जमीनों को लीज पर दिया गया। ये इस देश का खतरा सबसे बड़ा है। और 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में चला जाएगा तो आप घर बैठे पढ़ाई करिए और घर बैठे आपको डिग्री मिल जाया करेगी। तो डिबेट, डायलॉग, डिस्कशन और ये जो बातचीत का, संवाद का माहौल है, इन्होंने, गौतम आनंद ने कहा कि ये वो जगह है जहां से एक वक्त में जब तानाशाह सरकार हुई तो उसके खिलाफ, आपातकाल के खिलाफ यहां से क्रांति का बिगुल बजा था और वो भी छात्रों और नौजवानों ने बजाया था। अगर विश्वविद्यालय न होते तो क्रांति कहां से होती। इसलिए मैं कहता हूं, कुछ सिलेबस तो एक समाज का बनाइए। समाज के सिलेबस में एक के पहला चैप्टर रखिए गुलामगिरी, दूसरा चैप्टर रखिए एनिलेशन ऑफ कास्ट, तीसरा चैप्टर रखिए विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह का, और कहिए कि कलर्स बनाने वाली पढ़ाई हमें नहीं चाहिए। कलर्स बनाने वाली पढ़ाई पढ़ाई जा रही है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि लड़ाई लक्ष्मण यादव की नहीं है, वो लड़ाई उस शिक्षा नीति की है जो 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में डालने जा रहे हैं। तो जैसे ही 40% सिलेबस ऑनलाइन मोड में डालेंगे, 40% शिक्षकों की नौकरी खत्म हो गई कि नहीं। एक YouTube पर वीडियो बनेगा, आप जाके उसे देखिए, न कोई डिबेट, न कोई डायलॉग, न कोई डिस्कशन, चुपचाप वही आप वीडियो देख करके अपनी डिग्री घर बैठ के लीजिए। शिक्षा बर्बाद। उसके बाद क्या कहा कि ये जो आमदनी बढ़ाई जाएगी, खर्चा ऐसे घटाया। आमदनी बढ़ाने का स्रोत किसी विश्वविद्यालय या स्कूल कॉलेज के पास क्या है? विद्यार्थी की फीस। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, मेरा अपना विश्वविद्यालय, 400% वहां फीस बढ़ा दी गई। जिन विद्यार्थियों ने आंदोलन किया उनके ऊपर मुकदमा लगा के जेल में डाल दिया। उमर खालिद वो जेल में आज हो गया 303 साल से ज्यादा है। मेरे विश्वविद्यालय का प्रोफेसर हेनी बाबू वो जेल में है। और विद्यार्थियों ने जब कहा कि फीस बढ़ाना गलत है, मेरे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में 10-12 साल पहले जिस कोर्स की पढ़ाई की फीस 4,000 हुआ करती थी, आज वो 40,000 पहुंच गई है। बताओ, गरीब, कमजोर, मजदूर किसान का बच्चा DU, JNU और पटना कॉलेज में पढ़ पाएगा कुछ दिनों बाद? ये हो रहा है इस देश में शिक्षा व्यवस्था के साथ। पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था में नई शिक्षा नीति कर रही है कि सेल्फ फाइनेंस कोर्स बनाइए, वह कोर्स खोलिए जो बाजार में बिक जाए। शिक्षा वस्तु हो गई है जो खरीदी और बेची जाएगी। इसलिए इस बड़ी लड़ाई का आगाज करना चाह रहे हैं। एक किस्सा मैं सुनाना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। इंटरव्यू कैसे हो रहा है वो हमने आपको बता दिया। मैं तो कुछ बातों की आलोचना होनी चाहिए कि अगर शिक्षा व्यवस्था यहां की भी गड़बड़ है तो इसकी भी आलोचना विद्यार्थियों और नौजवान को करनी चाहिए। आप सवाल नहीं पूछेंगे तो आपके लिए कोई घर बैठ करके नहीं करना जाएगा, क्योंकि वहां भी तो कंपनियां बैठी हैं कि हमको टीचर भर्ती वाला टेंडर हमको दे दीजिए, हम आपको सप्लाई करेंगे मास्टर को, तो उसका विरोध करना होगा। लेकिन एक चीज जो यहां की अच्छी थी, कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने बताया, प्रोफेसर की नियुक्ति होनी चाहिए तो एग्जाम के तहत होनी चाहिए। यूपीएससी की तरह एक आयोग बनाया जाए जो सारे प्रोफेसर की नियुक्ति करे। ये सब भाई भतीजावाद और आरएसएस का कैडर, और ये हमारे यहाँ तो पर्ची चल रही है भाई, ये सब बंद होना चाहिए। हमारे यहाँ एक बड़े हिंदी के विद्वान है, अब ये हमारे यूपी के हुआ करते थे, जेएनयू में प्रोफेसर थे, हिंदी के बड़े विद्वान थे। जो लोग हिंदी की दुनिया के वो समझ जाएंगे, जेएनयू और जेएनयू बनाने में उनका बड़ा योगदान था। उनके भाई पीएचयू के प्रोफेसर थे। अब सुनना एकेडमिया के क्या होता है। पहले के जमाने में चिट्ठी हुआ करती थी, चिट्ठी लिख करके अपने छोटे भाई को बड़ा भाई जेएनयू से कह रहा है कि सुनो, ये जो तुमने कैंडिडेट दिया था फला यूनिवर्सिटी में अपॉइंटमेंट करने के लिए, वो तो इंटरव्यू में एक भी जवाब नहीं दे पाया।
मगर चूंकि मैंने वादा कर दिया था तो उसको वहां प्रोफेसर बना दिया हूं। लेकिन अगली बार पैरवी करना तो कम से कम कुछ जुबान खोले ऐसे व्यक्ति की पैरवी करना। अगली बार ये तुम्हारा माना नहीं मानेगा। ये खुलेआम रिकॉर्ड है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, इशारे में आप समझ जाएंगे। ये होता है विश्वविद्यालयों में, आप किसी के प्रोफेसर के भाई हैं, भतीजे हैं, पत्नी हैं और तमाम तरह के रिश्तेदार हैं। मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति इसलिए केवल प्रोफेसर हो गया क्योंकि अपने प्रोफेसर का स्कूटर केवल वही चला पाता था। इसलिए उनको लगा कि अगर कैंपस आना जाना रहेगा तो स्कूटरवा कौन चलाएगा, उसको नौकरी दे दी भाई। ये हाल है एकेडमिया का और शिक्षा व्यवस्था का। और इसलिए मैं आपसे वो किस्सा कहना चाहता हूं, ये पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो रही है। मामला केवल एक लक्ष्मण यादव के निकाले जाने का नहीं है। हम तो चलो बाहर बोलते थे, इन तानाशाहों की आंख में आंख डाल करके सवाल करते थे क्योंकि उसकी छूट इन विश्वविद्यालयों में मिली है। अगर इस विश्वविद्यालय परिसर में ये हम सभा कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि किसी दिन यहां पर अगर शाखा लगाई जाएगी तो वो भी लगा सकते हैं। मेरे डीयू में, जेएनयू में अब केवल शाखा लग रही है। अगर आप एक डेमोक्रेटिक प्रोग्राम करना चाहेंगे तो आपको परमिशन ही नहीं मिलेगी। जबकि होना यह चाहिए कि सबके लिए खुला रहे। जैसे सिलेबस बदला जा रहा है, यह तो सबसे महत्वपूर्ण बात की गई। सिलेबस को ओरिएंटेशन जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट की बजाय पूरी तरह से अंधविश्वास और पाखंड की तरफ ले जाया जा रहा है। कुछ दिनों बाद का एक सिलेबस नैतिक शिक्षा की कक्षाओं में एक किताब के रूप में आएगा जिसका पहला चैप्टर एक ऐसे व्यक्ति पर होगा जो काला पानी की सजा पाने के लिए जब जेल में थे तो रात में एक बुलबुल आती थी और उससे पूरा भारत घूम लिया करते थे। पहचान रहे ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? बुलबुल से पूरा भारत घूमते थे। ये आपके सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। अगली बार जब अगला चैप्टर खोलेंगे तो उसमें पता चलेगा कि एक बच्चा बचपन से इतना प्रतिभाशाली था कि नाली के गैस से चाय बनाया करता था। यह सिलेबस में होगा भाई, क्योंकि वो देवी देवता के अवतार बना दिए जाएंगे ना। सिलेबस ऐसा बदला जा रहा है और हम आपको दस्तावेज के साथ कह रहे हैं। हरियाणा सरकार, महाराष्ट्र की और मध्य प्रदेश सरकार के प्राथमिक स्कूलों के सिलेबस को देख लीजिएगा। सिलेबस अगर बदला जाएगा तो साइंटिफिक टेम्परामेंट कहां जाएगा? फिर आपका भी बच्चा कहेगा कि बादल आ गया है, अब रडार काम नहीं करेगा, अब जो है मिसाइल छोड़ देनी चाहिए। ये आपके देश के शिक्षा व्यवस्था के साथ हो रहा है। सिलेबस बदलने के लिए ये सारी चीज हो रही है। सेल्फ फाइनेंस कोर्स बन रहे हैं स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय। हमारे यहां तो जन आंदोलनों में नारा लगाया जाता था ना भाई, रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। तो नारा क्या लगता था कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हर साल शिक्षा का बजट कम किया जा रहा है। शिक्षा का पैसा किसी और चीज पर खर्च किया जा रहा है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि लड़ाई बहुत लंबी है और तमाम लोग इस देश को, अगर शिक्षा बर्बाद हो जाएगी